नमस्कार। वी 24 तास में आपका स्वागत है। मैं हूँ रोशन खोबरागड़े। वी 24 तास लेकर आ रहा है एक विशेष पहल, जहाँ पर नागपुर के रंगकर्मियों से हम यहाँ पर रूबरू कराएंगे। जानिए उनसे उनके अनुभव के बारे में। तो आज हमारे साथ यहाँ पर उपलब्ध है मिलिंद जी रामटेके। मिलिंद सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। मिलिंद जी, हमें बताइए आपको कितने साल हुए इस रंगमंच पर? मुझे अभी ये रंगमंच के ऊपर 35 साल के करीब होते आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, यानी 88 से लेके, और 88 से लेके मतलब क्या है कि सही शुरुआत जो है नाटकों की वो 88 से हुई है। इसके पहले मैं कॉलेज में स्कूलों में अभिनय वगैरह नाटक वगैरह करता था। मतलब मिलिंद जी, मुझे बताइए आपको ये नाटक करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? या मतलब आपने आपके घर के पास या किसी ने बताया आपको, या फिर आपको मतलब पता के चले नाटक के बारे में? ये बड़ा विकट अनुभव है। वैसे हम स्कूलों में और स्कूलों में जो गैदरिंग होती थी, स्नेह सम्मेलन बोलते जिसे, वहाँ हम करते थे छोटे मोटे, लेकिन जैसे सर बताते तो करते थे, ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर कॉलेज में गैदरिंग में किए हैं, तो गैदरिंग में करने की वजह से थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया। तो मुझे गैदरिंग में मुझे नंबर दिया गया वहाँ पे अभिनय का। और फिर अंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालयीन स्पर्धा होती थी तब, इंटर कॉलेज। इंटर कॉलेज स्पर्धा है, अभिनय स्पर्धा। तो उसमें मैंने सक्रिय सहभाग मेरा था, और उस महाविद्यालयीन स्पर्धा में फिर मुझे तीसरा पारितोषिक मिला, और फिर मुझे इसमें इंटरेस्ट बढ़ा। वैसे हमारे घर में एक्टिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं था, और फिर इंटरेस्ट बढ़ने के बाद फिर भी मुझे ऐसी दिशा नहीं थी, या किसी का ऐसा ये नहीं था, सपोर्ट नहीं था कि ये नाटक ऐसे होते हैं, ऐसे जाओ और ऐसे बड़े स्टेज मिलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था। हमारे बस्ती में विहार है, और हम जहाँ रहते थे तो वो स्वीपर कॉलोनी है, बहुत डेंजर इलाका। यानी वहाँ झगड़े फसाद यानी बहुत सारे होते थे वहाँ पे। ऐसा कुछ माहौल नहीं था कि हमें कुछ तो भी किसी से प्रेरणा मिले। तो विहार था, तो विहार में एक भंते जी थे, रेवत धम्मा जिनका नाम है। वो भंते जी थे, तो हमारे पिताजी ने बोला कि भंते जी, ये लड़का ज़रा बिगड़ते जा रहा है, ये एरिया ऐसा है, सब स्वीपर लोग है, और पढ़ाई वढ़ाई करता नहीं, कुछ नहीं, तो कैसा करना। तो भंते जी ने बोला ठीक है, हमारे पास भेज दीजिए। फिर भंते जी के पास जाने के बाद उन्होंने कहा कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, क्या करना चाहते हैं। तो हमने बोला कि चलो, हम भी एक्टिंग करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन हमें दिशा नहीं मिल पा रही है। बंती जी ने हमारी व्यथा सुनी। फिर हमें लेके गए गोपाल नगर लेके जाने के बाद वहाँ कमलाकर डाहट से मुलाकात हुई। यानी उनके घर के बाजू में जो विहार था, कमलाकर डाहट जी गोपाल नगर में रहते थे, अभी वो गुजर गए। बहुत तो जाने माने लेखक और अच्छे डायरेक्टर थे दलित मूवमेंट के। तो उनके घर लेके गए, परिचय करवा दिया, और फिर कमलाकर डाहट जी के माध्यम से उन्होंने जो मुझे सपोर्ट किया है या मुझे मार्गदर्शन किया, उस मार्गदर्शन पथ पर उन्होंने फिर मेरे को बाजार नाटक करके था, तो बाजार नाटक में मुझे एक छोटी सी भूमिका दी। उसकी प्रैक्टिस जहाँ आनंद नगर के सामने जो विठल रुक्माई मंदिर है वहाँ चलती थी, और वहाँ पे मेरे को छोटा सा रोल दिया मुझे, और वहाँ पे अच्छे अच्छे टफ कलाकार थे तब के। और फिर वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। वो मेरा पहला कार्यक्रम धनवट रंगम मंदिर में, पहला, और बड़े लोगों के साथ। मिलिंद जी, आपने नागपुर में बहुत से जाने माने लोगों के साथ काम किया है। बहुत ही बड़े बड़े दिग्दर्शक हो गए, लेखक हो गए। तो मिलिंद जी, हमें उनके अनुभव के बारे में बताइए ना। इतने बड़े बड़े लोगों के साथ आपने जब काम किया रंगमंच में, तो उसका थोड़ा अनुभव हमारे दर्शकों के साथ बताइए। ऐसा है रोशन जी कि जब मैं कमलाकर डाहट जी के बाजार नाटक में था, तो बड़े कलाकार थे उसमें, तो वो कलाकार सपोर्ट करते थे, और वैसे भी डायरेक्टर भी बहुत सपोर्ट करते थे, समझा के बताते थे।
कुछ कुछ फिर उसके बाद फिर पैदागिर मारा मैं, बाजार के बाद पैदागिर। तो पैदागिर में भी मुझे पारितोषिक मिला, वहाँ में भी अभिनय का मुझे, यानी बहुत सारे नाटक में अभिनय के अवार्ड है मुझे। तो पैदागिर के इसमें जैसे कि डायरेक्टर थे, सभी लोग जानते हैं पैदागिर के डायरेक्टर। तो वहाँ का अनुभव मतलब ऐसा था कि प्रैक्टिस निरंतर चलती रहती थी, और कभी खाना मिलना नहीं मिलना टाइम पे, और वक्त पे आना नहीं आना, तो वो बड़ा चिड़चिड़ा दिमाग हो जाता था। फिर भी हमने दिन गुजारे, लेकिन फिर उसके बाद सभी इसमें अच्छे डायरेक्टर बोले तो देवाशीष राय थे। उसके बाद जगन्नाथ नाटक मारा मैं, जगन्नाथ नाटक में काम किया। तो देवाशीष राय बहुत ही रॉयल आदमी, वैसे सभी डायरेक्टर अच्छी है, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट के अंदर जो छुपे गुण हैं वो निकालना चाहता है। तो सभी अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छे और प्यारे हमारे देबूदा देवाशीष राय जी, जगन्नाथ में उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया, बहुत सिखाया और बहुत अच्छी तालीम दिया उन्होंने। और फिर बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया, तो छोटे मोटे अनुभव के साथ साथ, लेकिन अनुभव छोटे मोटे आना भी ज़रूरी है, क्योंकि आदमी कलाकार सीखता है, वहाँ से सीख मिलती है कि कौन सा डायरेक्टर कैसा है, कौन सा डायरेक्टर चिड़चिड़ करता है, कौन सा डायरेक्टर नाराज़ होता है, कौन सा डायरेक्टर को क्या चाहिए। तो उनका भी बराबर है, ये कलाकार से क्या चाहिए उनकी भी अपेक्षा होती है। तो अपने जगह ठीक होते हैं। तो सभी डायरेक्टर अच्छे हैं, और अनुभव उतने बुरे आए नहीं, अच्छे ही आए हैं। मिलिंद जी, आपने पथनाट्य से शुरुआत की है, आपने रंगमंच बहुत सारे नाटक किए, और आपने बहुत सारे महानाटक भी किए। तो महानाटक में तो हमने आपको देखा है बहुत से, तो झाड़ीपट्टी में भी आपने किया है। तो पथनाट्य, झाड़ीपट्टी, लाइव नाटक, इन सब के अलग अलग जो आपने रोल किए उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, महानाट्य, तथागत, अंगुलीमाल, सम्राट अशोक, क्रांति नायक, संत गाड़गे बाबा, समर यात्रा, कुंवारा भीमसेन, सम्राट हर्षवर्धन, ऐसे बहुत सारे महानाटकों में मैंने काम किया हूँ। और पथनाट्य का तो मुझे ऐसा लगता है कि 8,000 के ऊपर मेरे पथनाट्य हुए हैं 88 से लेके, क्योंकि सावंगान ड्रामा डिवीजन के मैं पथनाट्य मारता था। तो ग्रामीण में उधर गढ़चिरौली इलाके में तो 3-3, 4-4 महीने हम घर के बाहर रहते थे। तो आपने जो सवाल किया है कि भैया जो महानाट्यों से काम किया है, पथनाट्य से काम किया है इतना, तो इसमें अंतर क्या है, ऐसा आपका कहना है रोशन जी, है ना। महानाट्यों में क्या है कि एक वो डबिंग होता है आवाज़, और उसके ऊपर अपने लिपसिंग हिलाना पड़ता है। तो उसमें ज़्यादा एक्टिंग का कुछ ये नहीं है, लिपसिंग होता है, और वो एक छवि बताना पड़ता है। तो उसमें उतनी मेहनत नहीं होती, सिर्फ लिपसिंग और टाइमिंग का खेल है महानाट्यों में। रहा पथनाट्य, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कलाकारों ने, हर कलावंत ने पथनाट्य करना चाहिए, क्योंकि एक्टिंग का सही बेसिक अगर है तो मेरे विचार से पथनाट्य है। पथनाट्य ऐसा है कि हम पब्लिक के सामने फेस टू फेस होते हैं, और उसमें नो प्रॉम्प्टिंग नहीं होने की वजह से कैसा है कि प्रेजेंट ऑफ माइंड रखना पड़ता है, जिसको अपन समय सूचकता बोलते हैं। तो समय सूचकता रखना बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को क्या दिखाते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। तो उसमें जो अपने डायलॉग डिलीवरी होती है, तो पब्लिक के सामने फेस टू फेस होता है, और उसमें सभी डायलॉग इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, और उसे लोगों के सामने पहुंचाना पड़ता है। तो बहुत कठिन बात होती है। और झाड़ीपट्टी जो बोले, तो झाड़ीपट्टी भी बहुत कठिन है वो भी, क्योंकि पब्लिक की बहुत बड़ी डिमांड रहती है, बड़ी संख्या में पब्लिक आती है, और झाड़ीपट्टी रात भर रहती है। उसमें जब नाटक करते हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉम्प्टिंग ऐसी चलते रहती है, तो हल्की प्रॉम्प्टिंग मिलती है, तो कलाकारों को उतनी दिक्कत नहीं जाती। फिर भी अपने अगर उसमें अपने रोल नहीं किए अच्छे से, या अपने रोल में नहीं उतरे, या अपना अभिनय अच्छे से नहीं कर पाए हम लोग,
तो पब्लिक नाराज़ होती है, वहाँ से चिल्लाती है और वहीं के वहीं सर्टिफिकेट देती है कि दादा आपने रोल अच्छा नहीं किया या आपने बहुत बढ़िया किया, शाबाश भी मिलती है। तो ये पथनाट्य, महानाट्य और ये झाड़ी पट्टी में ऐसा ऐसा अंतर है। झाड़ी पट्टी में थोड़ी प्रॉम्प्टिंग मिलती है, पब्लिक को खुश करना पड़ता है और अपनी जो कला है वो उसमें भी दमदार होके बताना पड़ता है। पथनाट्य में अपना समय सूचकता रखना पड़ता है और अपनी कला के माध्यम से जो मैसेज पहुंचाते हैं दर्शकों को, पथनाट्य के हिसाब से तो चारों तरफ ध्यान रखना पड़ता है, पब्लिक रहती है, फेस टू फेस होता है। महानाट्यों में सिर्फ लिपसिंग होती है और वो सीडी डबिंग का काम होता है, तो उसमें ज़्यादा थोड़ी दिक्कत नहीं जाती है। मिलिंद जी, आपने साथ में शॉर्ट फिल्म में भी काम किया है बहुत सारी, आपने कुछ मूवी में भी काम किया है, आपने वगनाट्य भी किया है, मतलब आपने बहुत सारी अलग अलग विधाओं में काम किया है, तो इस बारे में कुछ बताइए ना। हाँ जी, मैंने बड़ी फिल्म में प्रादेशिक फिल्म जो बोलती है छत्तीसगढ़ी, प्रादेशिक भाषा बोलती है उससे, कि दाई में काम किया मैं बड़ी फिल्मों में, तो वो भी रिलीज हुई थी। तो उसमें कैसा है कि पहले प्रैक्टिस करना पड़ता है और जो उनकी जो भाषा होती है छत्तीसगढ़ी भाषा अपने ज़बान में रट लेना पड़ता है और उसके बाद उसमें प्रैक्टिस करके फिर पिक्चराइजेशन होता है। तो बड़ी फिल्म में बहुत अच्छा अनुभव आया है, 12 शूटिंग थी। तो दाई फिल्म में भी अच्छे रोल मिले मुझे। फिर छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया ये एक फ़िल्म किया मैंने, बड़ी फिल्म। और फिर एक बड़ी फिल्म बोले भारत का संविधान जो आशीर्वाद में लगी थी, उसमें भी मुझे मेजर रोल मिला है। तो ये ऐसी मेरी बड़ी फिल्म थी। और शॉर्ट फिल्म तो बहुत सारी हुई मेरी, जैसे कि सूर्योदय हुई है, रमाई हुई है, यानी बहुत सारी शॉर्ट फिल्में। अभी मुझे जो रद्दी फिल्म किया मैंने, तो उसमें मुझे अवार्ड मिला है मुंबई से, तो रद्दी भी किया हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैंने शॉर्ट फिल्में की है। और बड़ी फिल्मों में एक रिलीज नहीं हुई मेरी, ग्राम परेशानपुर। अगर वो होती तो आज शायद ही मैं भी मुंबई पहुंच पाता, क्योंकि उसमें बड़े स्टार कास्टिंग थी, असरानी जी, मनोज जोशी, शक्ति कपूर जी, तो वो रिलीज नहीं हुई पाई। तो उसमें भी मैंने काम किया हूँ। और सीरियल बोले तो मेरी सीरियल 90 से चालू हो गई, यानी जब ब्लैक एंड वाइट दूरदर्शन था तो तब हमने टेम्याची वरात करके हमारी दूरदर्शन पे आती थी और उसमें मैंने फर्स्ट दूरदर्शन में काम किया। फिर उसके बाद अभी रमाई सीरियल आती थी लाड बुद्धा पे, फिर सूर्योदय आती थी सह्याद्री वाहिनी पे। तो बहुत सारे ऐसे मैंने चैनल पे मालिका में काम किया हूँ। तो ऐसे 2-3 फिल्में हैं और बहुत सारी अभी शॉर्ट फिल्म जो है कि मेरे नाम भी नहीं आ रहे मुझे, और मालिका भी बहुत सारी है। तो इनमें मैंने काम किया और अनुभव अच्छा रहा और मुझे लोगों ने सहारा, प्यार दिया, बहुत अच्छी बात है। पब्लिक ने भी आपको पसंद करना चाहिए, ये भी बहुत मायने रखती है। उसके साथ साथ मैंने 70 से 80 एल्बमों में काम किया। तो फिर वो भीम एल्बम है, वित्तू बाबा है, अनुसया माँ है, कोराडी है। हम कलाकार हैं, हम कहीं पे भी अपना रोल कर सकते हैं। कलाकारों को कैसा है कि कहीं अपना अभिनय बताना पड़ता है, रोल करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे एल्बम्स हो गए और पिक्चर्स हो गए। मिलिंद जी, अभी पिछले 7 महीने से हम देख रहे हैं कि ये कोरोना काल जो है ये कलाकारों के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशानी का सबब बन चुका है। तो कलाकारों को कुछ काम ही नहीं मिला इस कोरोना की वजह से। फिर नाटक के बोलिए या फिर सिनेमा के बोलिए या फिर कला क्षेत्र के जो भी कुछ छोटे मोटे काम होते थे वो सब कुछ मतलब बंद ही है, चालू ही नहीं हो रहे हैं। तो उस बारे में मतलब शासन की तरफ से कुछ मिला है या फिर कुछ आपकी कोई मदद हुई है, तो उसके बारे में ज़रा बताइए ना। मतलब पिछले 7 महीने से क्या हाल हो रहे हैं उस बारे में कुछ बताइए। कोरोना का जो महामारी का संकट है वो सभी देशों में है और वो सभी देशों के साथ साथ
हमारे भारत देश में भी है। सबसे ज़्यादा मार हुई है गरीब वर्ग पर। और जो कलाकार लोग हैं तो उसमें कलावंत में सभी आते हैं। आर्केस्ट्रा आता है, संगीत आता है, डंडार आता है और लोकनाट्य आता है, वगनाट्य आता है। तो जो भी है, हमारे भजन आता है, कीर्तन आता है और हमारे फिर आर्टिस्ट आते हैं, नाट्य कलावंत वगैरह। तो ये कोरोना की वजह से सही में उनको दिक्कत गई है, बहुत प्रॉब्लम में आए हैं वो लोग। तो जो सरकार से मदद मिलनी चाहिए थी कलाकारों को, वो नहीं मिल पाई। और मिलना चाहिए, क्योंकि जब कलाकार वो इसमें क्षेत्र में रहता है तो उसी पे डिपेंड होता है, उसी पे निर्भर होता है। वो निर्भरता के मद्देनज़र देखते हुए हमारे जो सरकार है, सरकार नहीं तो हमारे आमदार है, खासदार है, समाज कल्याण है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है हमारे कला क्षेत्र में कि जो कलाकारों को मदद कर सकती है। अभी मराठी नाट्य रंगभूमि है, तो मराठी नाट्य रंगभूमि ने बहुत सारे कलाकारों को मदद की है, लेकिन जितनी करना चाहिए उतनी नहीं की। लेकिन कलाकारों को मदद होनी चाहिए थी। बहुत सारे कलाकारों ने फिर आप अपने काम धंधे चालू किए हैं और वैसे ही कलाकार बहुत परेशान होते ही रहता है। तो जो मिलना चाहिए मदद नहीं मिली और सरकार ने मदद करनी चाहिए, क्योंकि कलाकार ही ऐसा व्यक्ति है कि जो सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, ये सभी क्षेत्रों में कलाकार का बहुत ही बड़ा महत्व है और बहुत बड़ा योगदान है। तो कलाकारों को जिंदा रखना सरकार की सही में भूमिका प्रखर होनी चाहिए। बहुत सही बात कही मिलिंद जी आपने। मिलिंद जी, इसके बारे में मतलब इसके बाद भी आपके कोई प्रोजेक्ट्स हो या फिर जिसमें आपने इस कोरोना की वजह से रुक गए हो, तो उसके बारे में कुछ पता है आपको कि आप कौन से आने वाले समय में कौन से रंगमंच में काम कर रहे हो, या कोई शॉर्ट फिल्म हो या कोई झाड़ी पट्टी में कर रहे हो, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी कोरोना के संकट में मेरे झाड़ी पट्टी तो हमारी चली गई है, क्योंकि झाड़ी पट्टी के 80% जो कलाकार होते हैं वो गरीब वर्ग से होते हैं और किसान होते हैं, किसान के लड़के होते हैं। तो उसमें कैसा है कि किसान के लड़के होने के वजह से ना एक तो फसल बराबर होती है, ये कोरोना के वजह से फसल भी बर्बाद हुई है, बारिश के वजह से भी बर्बाद हुई है और ऊपर से संकट के वजह से, तो उनमें बड़ी आपत्ति आई है। तो जो झाड़ी पट्टी है तो अभी वो जनवरी से चालू होने वाली है। उन्होंने, सरकार ने परमिशन दी है कि आप जनवरी से स्टार्ट कीजिए करके। तो वो जनवरी से होगी तो शायद ही बहुत सारे कलाकारों को वहाँ पे काम मिलेगा और कलाकारों के अच्छे दिन आएंगे। लेकिन सरकार ने जो कलाकारों को मदद नहीं की वो बड़ी खंत की बात है। तो ऐसी अपेक्षा थी कि कलाकारों को कुछ तो भी मदद होनी चाहिए थी। अभी एक फिल्म आई है, वो भी रुकी थी। अभी 22 तारीख को जो ये नागपुर के बाजू में गांव है, वहाँ पे मेरी शूटिंग है। तो वो बहुत सारे 2-3 प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, तो अभी ये जनवरी से चालू होने वाले हैं और कलाकारों को काम मिलने वाला है और मिलेगा। और तो कलाकार थोड़े फिर अपने पेट पानी से लग जाएगी। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया मिलिंद जी कि आपने भी 24 तास के लिए एक जो पहल जो उन्होंने शुरू की है उसमें आपका बहुमूल्य मार्गदर्शन मिला और हमारे दर्शकों से आपने रूबरू करवाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद रोशन जी। मैं V24 चैनल का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि V24 चैनल ने जो कलाकार की व्यथा दशा का जो कार्यक्रम उन्होंने अभी ये चालू किए हैं, ये अच्छा एक उपक्रम है, हाथ में लिए है। इससे ये होता है कि जो कलाकार नहीं उभरा है,
जो कलाकार परेशानी में है, जो कलाकार सामने नहीं आया है, तो उनकी क्या दिक्कतें हैं, उनकी क्या अवस्था है, ये V24 जनता के सामने लाने का बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहा है। और मेरी बहुत सारी शुभकामना है V24 न्यूज़ चैनल को कि उन्होंने कलाकारों के लिए बहुत ही अच्छा मंच उपलब्ध करवाया है। और मैं V24 को मैं अपनी तरफ से शुभेच्छा देता हूँ और मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे जैसे छोटे मोटे कलाकार को ध्यान रखा, मद्देनज़र रखा। और वैसे ही मैं अपेक्षा करता हूँ कि नागपुर के जितने भी छोटे मोटे कलाकार हैं उनको V24 अपने न्यूज़ चैनल में लाए, आगे बढ़ाए और उनकी व्यथा दशा, उनका मार्गदर्शन अच्छे से ले। चलो शुक्रिया जी। तो ये थे नागपुर के ज्येष्ठ रंगकर्मी मिलिंद रामटेके जी। ऐसे ही V24 तास पर आगे भी आपको हम अनेक कलाकारों से रूबरू करवाएंगे। तब तक देखते रहिए V24 तास।